मेरा नाम सीमा है और जिस दिन मेरे पति की मौत हुई उस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके मरने के बाद मेरा हाथ में ऐसा राज लगने वाला है जो मेरी जिंदगी बदल देगी। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरी शादी 29 साल की उम्र में रघुवीर से कर दी गई थी। रघुवीर मुझसे लगभग 22 साल बड़ा था। घर वालों ने कहा था कि आदमी सरकारी नौकरी करता है, अपना पक्का मकान है, जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए यह रिश्ता किसी सजा से कम नहीं था। शादी की पहली रात से ही मुझे एहसास हो गया था कि रघुवीर का स्वभाव सामान्य नहीं है। वह हर छोटी छोटी बात पर मुझ पर शक करता। अगर मैं पड़ोस की किसी औरत से 2 मिनट ज्यादा बात कर लेती तो वह नाराज हो जाता। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता गया और वह मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। मैं गरीब घर की लड़की थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सहती रही। जब भी मैं अपनी माँ को अपनी तकलीफ बताती तो वह यही कहती, बेटी शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, इसलिए सब्र कर। रघुवीर सरकारी दफ्तर में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा गलत तरीकों से आता था। अक्सर लोग घर के बाहर खड़े होकर उससे मिन्नतें करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। कई बार मुझे लगता था कि किसी गरीब की बद्दुआ एक दिन जरूर असर दिखाएगी, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि वह दिन इतनी जल्दी आने वाला है। एक शाम रघुवीर हमेशा की तरह ऑफिस गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से किसी ने घबराई हुई आवाज में कहा, जल्दी अस्पताल पहुंची, रघुवीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घबरा कर अस्पताल पहुंची। वहां जाकर पता चला कि एक्सीडेंट तो मामूली था, लेकिन सदमे की वजह से रघुवीर को लकवा मार गया है। अब वह ठीक से बोल भी नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है और उसे लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ सकता है। मैं उसे घर ले आई। अब उसके सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी, लेकिन इन सबके बीच एक अजीब बात थी। रघुवीर दिन में कोई बार हमारे कमरे से लगे पुराने स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। मैं कई बार उस स्टोर रूम में गई, लेकिन वहां मुझे पुराने बक्से और बेकार सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या चाहिए आपको वहां से? लेकिन वह सिर्फ कांपते हुए हाथ से उसी दिशा में इशारा करता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह मुझसे क्या बताना चाहता है। कुछ हफ्ते बाद रघुवीर की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन अगली सुबह उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। रघुवीर की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। घर पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। एक दिन मैंने सोचा कि पूरे घर की सफाई कर ली जाए। मैं स्टोर रूम साफ करने लगी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं पुराने लकड़ी के रेक से टकरा गई। रेक टूटकर नीचे गिर गया और उसके पीछे जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के पीछे एक बड़ी लोहे की तिजोरी छुपी हुई थी। तिजोरी को देखकर मुझे तुरंत रघुवीर के बार बार किए गए इशारे याद आ गए। अब मुझे समझ आया कि वह आखिर मुझे क्या बताना चाहता था। लेकिन इस तिजोरी के अंदर क्या था, यह सोचकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ देर तक उस तिजोरी को देखती रही। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघुवीर ने इतनी बड़ी तिजोरी स्टोर रूम की दीवार के पीछे क्यों छिपी रखी थी। तभी मुझे याद आया कि रघुवीर अपने पैंट की जेब में हमेशा एक छोटी सी चाबी रखता था। उसकी मौत के बाद मैंने उसके सारे सामान संभाल कर एक डिब्बे में रख दिए थे। मैं दौड़कर कमरे में गई और वह डिब्बा निकाला लाई। काफी देर ढूंढने के बाद मुझे वह चाबी मिल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से चाबी ताली में लगाई। चाबी आसानी से घूम गई और तिजोरी खुल गई। तिजोरी खुलते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर नोटों की गड्डी, सोने के कुछ बिस्किट, महंगी घड़ियां और कई जरूरी फाइल रखी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। मैं कुछ देर तक वहीं बैठी रह गई। तभी मेरी नजर एक पुराने लिफाफे पर पड़ी, जिस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह पत्र सीमा पढ़े। मैंने जल्दी से वह लिफाफा खोला। उसमें रघुवीर की लिखावट में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था, सीमा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं। यह सारा पैसा ईमानदारी का नहीं है। मैंने कुछ लोगों के पैसे भी दबा रखे हैं। अगर मेरे मरने के बाद कोई आदमी घर आकर तिजोरी या किसी सामान के बारे में पूछे तो उस पर भरोसा मत करना। खासकर राजेश नाम के आदमी से सावधान रहना, और बहुत खतरनाक है। यह पढ़कर मेरे शरीर के सिरन दौड़ गई। मैं सोच ही रही थी कि तभी घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तखत होने लगी।
मैं घबरा गई। शाम का समय था और घर पर मेरे अलावा मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। वो मुझे देखकर बोला, भाभी जी, मैं रघुवीर जी का दोस्त हूँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी सामान लेना है। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ से चिट्ठी लगभग छूट गई, क्योंकि उस आदमी का नाम राजेश ही था। राजेश का नाम सुनते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया। अभी कुछ ही देर पहले मैंने रघुवीर की चिट्ठी पढ़ी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इस आदमी से सावधान रहना। मैंने अपने डर को छुपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा सामान चाहिए। राजेश मुस्कुराया और बोला, भाभी जी, रघुवीर जी और मेरे बीच कुछ जरूरी काम थे। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं घर आ सकता हूँ। उसकी आंखें बार बार मेरे पीछे घर के अंदर झांक रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर में किसी खास चीज को ढूंढ रहा था। मैंने कहा, अभी घर में कोई सामान नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। लेकिन वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसने पूछा, भाभी जी, रघुवीर जी ने मरने से पहले आपसे कुछ कहा था क्या? यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने तुरंत कहा, नहीं, वह तो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और फिर बोला, अगर कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आसपास ही कहीं छिपकर हमें देख रहा है। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और तिजोरी का सारा सामान निकालकर एक बड़े बैग में भर लिया। उसी समय मुझे रघुवीर की एक और फाइल दिखाई दी। फाइल खोलकर देखी तो उसमें कई जमीन के कागजात थे। कुछ कागज पर लोगों के हस्ताक्षर भी थे और कई कागज ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि रघुवीर ने गलत तरीके से लोगों की जमीन अपने नाम करवाई है। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक पते के साथ किसी महिला का नाम लिखा था, सविता। उसके नीचे लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता और उसके बेटे की मदद जरूर करना। यह पढ़कर मैं हैरान रह गई। आखिर सविता कौन थी और उसका बेटा कौन था? मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगले दिन सुबह मैं उसी पते पर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस की एक औरत मेरे घर आई और उसने घबराई हुई आवाज में कहा, सीमा, कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर किसी आदमी को घूमते हुए देखा था। मुझे लगता है कोई तुम्हारे घर पर नजर रख रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे पहले तरले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि राजेश अभी भी उस तिजोरी के पीछे पड़ा हुआ है। पड़ोसन की बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गई। अब मुझे रघुवीर की चिट्ठी की हर बात सच लगने लगी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जल्द से जल्द उस महिला सविता से मिलना होगा जिसका नाम फाइल में लिखा था। अगले दिन सुबह मैंने तिजोरी से निकले सारे कीमती सामान को एक पुरानी सूटकेस में रखा और उसे घर के एक ऐसे कोने में छिपा दिया जहाँ किसी का ध्यान न जाए। फिर मैं फाइल में लिखे पते पर पहुंच गई। वहाँ शहर से दूसरे छोर पर एक छोटा सा मकान था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो लगभग 40 साल की एक महिला बाहर आई। मैंने पूछा, क्या आप सविता जी हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। जब मैंने रघुवीर का नाम लिया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझे तुरंत अंदर बुला लिया। घर के अंदर एक 10-11 साल का लड़का बैठा पढ़ाई कर रहा था। सविता की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सीमा हो ना? रघुवीर ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, आप रघुवीर को कैसे जानती हो? सविता कुछ देर चुप रही और फिर बोली, आज से 12 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरे पास कुछ जमीन थी जिसे कुछ लोग हड़पना चाहते थे। उसी समय रघुवीर मेरी मदद के लिए आया था। उसने मेरी जमीन बचा ली थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने उन लोगों से बहुत दुश्मनी मोल ले ली थी। मैं ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। सविता ने आगे कहा, रघुवीर ने मुझे हमेशा बहन की तरह माना। यह लड़का मेरा बेटा है। उसके पढ़ाई लिखाई का खर्च भी रघुवीर ही उठाता है। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे लगा था कि शायद सविता का रघुवीर से कोई और रिश्ता होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तभी सविता ने अलमारी से एक लिफाफा निकाला और मुझे देते हुए बोली, रघुवीर ने यह लिफाफा मुझे कई साल पहले दिया था। उसने कहा था अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो यह लिफाफा तुम्हें दे दूं। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी और बैंक लॉकर की चाबी थी। चिट्ठी में लिखा था, सीमा, अगर तुम यहाँ पढ़ रही हो तो समझ लो कि मेरा अंत हो चुका है। मेरे कुछ दुश्मन तो उस तिजोरी के बारे में जानते हैं। अगर तुम्हें कभी लगे तुम्हारी जान खतरे में है तो बैंक के इस लॉकर को खोलना। वहाँ तुरंत तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ जरूरी चीजें रखी है। यह पढ़कर मैं हैरान रह गई। लेकिन उसी समय मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ किसी आदमी की भारी आवाज आई, तिजोरी में कुछ भी था वह हमारा है। अगर अपनी जान प्यारी है तो आज रात तक सारा सामान हमें सौंप दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फोन पर मेरी धमकी ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे हाथ कांपने लगे और फोन मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैंने घबराकर पूछा,
आप कौन बोल रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना, हम तुम्हारे घर पर नजर रखे हुए हैं। और कॉल कट गई। मैं बुरी तरह से डर गई थी। सविता ने मेरी हालत देखी और उसने मुझे पानी दिया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद सविता कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, सीमा, अब यह मामला बहुत गंभीर हो चुका है। तुम यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। उसी शाम मैं घर लौटी तो देखा कि मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि आते समय मैंने खुद ताला लगाया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे घर के अंदर गई। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे घर की तलाशी ली हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि स्टोर रूम की दीवार भी तोड़ी जा चुकी थी। किसी को तिजोरी के बारे में पता चल चुका था। हालांकि तिजोरी पहले ही खाली हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं तुरंत समझ गई कि अब इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है। उसी समय मुझे अपने दूर के रिश्तेदार अमन का ख्याल आया, जो दूसरे शहर में रहता था। अमन बचपन से ही मेरा अच्छा दोस्त था और हमेशा मेरी मदद करता था। मैंने उसे फोन किया। मेरी बात सुनते उसने कहा, तुम तुरंत आ जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। अगले दिन मैं जरूरी सामान लेकर शहर छोड़कर अमन के घर चली गई। वहां पहुंचकर मुझे कई महीने बाद पहली बार सुकून मिला। कुछ दिनों बाद मैंने बैंक जाकर वह लॉकर खोला, जिसकी चाबी रघुवीर ने सविता को दी थी। लॉकर के अंदर कुछ जरूरी दस्तावेज, थोड़े गहने और एक डायरी रखी हुई थी। मैंने डायरी खोली तो उसमें रघुवीर ने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई लिखी थी। डायरी पढ़कर मुझे पता चला कि जिन लोगों से उसे खतरा था, वे वही लोग थे जिनकी गलत कमाई और काले धंधों के राज रघुवीर जानता था। उसने कई सबूत भी इकट्ठे किए थे। शायद इसी वजह से उसकी जान को खतरा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सीमा, मैंने जिंदगी में बहुत गलती की थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों की सजा तुम्हें मिले। अगर कभी तुम्हें लगे कि खतरा बढ़ गया है तो इन दस्तावेज को पुलिस तक पहुंचा देना। डायरी बंद करते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं डरकर नहीं जीऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था, असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी रात अमन के घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी और उसमें से दो अजनबी आदमी नीचे उतरे। रात के लगभग 10 बजे थे और अमन खाना खाकर बैठा ही था कि तभी घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। अमन ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका चेहरा बदल गया। घर के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी और इसमें से दो आदमी उतरकर इधर उधर देखने लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर अमन से पूछा, कौन है ये लोग? अमन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही है। हम दोनों लाइट बंद करके चुपचाप खिड़की के पास खड़े हो गए। कुछ देर बाद उन आदमियों में से एक घर के गेट तक आया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने मोबाइल निकाला और किसी से बात करते हुए कहा, लगता है औरत यहीं छिपी हुई है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि वे लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। अम्मा ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वे दोनों आदमी वहाँ से चले गए। उस रात हम दोनों में से कोई भी नहीं सो पाया। अगले दिन अमन मुझे लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैंने पुलिस को सारी बात बताई और रघुवीर की डायरी भी उन्हें दिखा दी। डायरी पढ़ने के बाद पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। उसने कहा, इन दस्तावेज में कई बड़े लोगों के नाम है। अगर यह सब सच है तो मामला बहुत बड़ा है। पुलिस ने डायरी और बाकी कागज अपने पास रख लिए और मुझे भरोसा दिलाया कि अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी जिनके नाम डायरी में लिखे थे। धीरे धीरे कई बड़े खुलासे होने लगे। इसी बीच मुझे एक और झटका लगा जब पुलिस ने मुझे बताया कि रघुवीर का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर डराया गया था। शायद उसी डर और सदमे की वजह से उसे लकवा मार गया था। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। इनका मतलब था कि रघुवीर के दुश्मन बहुत पहले से उसके पीछे पड़े हुए थे। एक शाम मैं घर पर अकेली थी। अमन किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आई। उसने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो आज रात पुराने बस स्टैंड के पीछे वाले मंदिर में अकेली आना। मेरे पास तुम्हारे पति से जुड़ा ऐसा सच है जिसे जानने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैं हैरान रह गई। आखिर वह महिला कौन थी और रघुवीर के बारे में ऐसा कौन सा राज था जो अब तक मुझसे छिपा हुआ था? पूरी रात में उस अनजान महिला के बारे में सोचती रही। समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर जाऊं या नहीं। एक तरफ डर था कहीं यहाँ कोई जाल तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ यह जानने की बेचैनी भी थी कि आखिर रघुवीर के बारे में ऐसा कौन सा सच है जो मुझसे छिपाया गया था। अगले दिन मैंने सारी बात अमन को बताई। अमन ने पहले तो मुझे वहां जाने से मना किया, लेकिन जब मैंने जिद की तो उसने कहा, ठीक है तुम जाओ,
लेकिन मैं दूर से तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। शाम होती मैं पुराने बस स्टैंड के पीछे बने मंदिर पहुंची। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर के पास एक महिला खड़ी थी जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची उसने धीरे से कहा, क्या तुम सीमा हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। महिला ने अपना चेहरा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वह सविता थी। मैंने घबराकर पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जो रघुवीर तुम्हें कभी नहीं बता पाया। मैं चुपचाप उसकी बात सुनने लगी। सविता बोली, जिस दिन रघुवीर का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वह मेरे घर आया था। वह बहुत डरा हुआ था। उसने कहा था कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और अगर उसे कुछ हो जाए तो तुम्हें सच जरूर बता दूं। मैंने बेचैनी से पूछा, कौन सा सच? सविता ने कांपती आवाज में कहा, रघुवीर ने जिन लोगों से गलत तरीके से पैसे लिए थे बाद में वह उन्हीं लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा था। उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। वह सब कुछ पुलिस को सौंपना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही उससे दुश्मनों ने इनकी भनक लग गई। मैं यह सब सुनकर स्तंभ रह गई। तभी सविता ने अपने बैंक से एक छोटा सा पेन ड्राइवर निकालकर मुझे दे दिया और बोली, इसमें उन लोगों के खिलाफ बहुत बड़े सबूत है। रघुवीर ने इसे मेरे पास सुरक्षित रखा था। मैंने जैसे ही पेन ड्राइवर हाथ में लिया तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 3 आदमी तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगे। सविता घबराकर बोली, सीमा भागो, इन्हें पता चल गया है कि पेन ड्राइवर तुम्हारे पास है। सविता की बात सुनते ही मैं और अमन बिना समय गंवाए मंदिर के पिछले रास्ते से भागने लगे। पीछे से उन लोगों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हम किसी तरह वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मैंने पुलिस को पेन ड्राइवर सौंप दी। पुलिस ने तुरंत पेन ड्राइवर की जांच शुरू कर दी। जब उसके अंदर मौजूद वीडियो, ऑडियो रिकॉर्ड और दस्तावेज सामने आए तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। उन सबूतों में कई प्रभावशाली लोगों के नाम थे जो गरीबों की जमीन हड़पने और अवैध कारोबार में शामिल थे। रघुवीर ने अपनी मौत से पहले उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। अगले ही दिन पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे। राजेश भी उन्हीं लोगों में शामिल था। पूछताछ में पता चला कि रघुवीर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था और इसी वजह से उसके दुश्मन उसके पीछे पड़ गए थे। यह जानकर मुझे पहली बार रघुवीर के लिए थोड़ा दुख हुआ। उसने जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, लेकिन आखिरी समय में वह उन्हें सुधारना चाहता था। कुछ महीनों बाद मामला पूरी तरह शांत हो गया। सरकार ने रघुवीर द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों की वजह से कई गरीब परिवार की जमीन वापस दिलवाई। मुझे भी कानूनी रूप से वह संपत्ति रखने की अनुमति मिल गई जो रघुवीर ने मेरे लिए छोड़ी थी। मैंने उस पैसों का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाना शुरू कर दिया और बाकी से एक छोटा सा घर खरीद लिया। इस पूरे संघर्ष में अमन हर पल मेरे साथ खड़ा रहा। उसने कभी मुझसे किसी चीज की उम्मीद नहीं की, बस मेरा साथ दिया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि अमन सच में मेरी परवाह करता है। काफी सोचने के बाद मैंने अमन से शादी करने का फैसला कर लिया। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी भी है। कभी कभी मैं रघुवीर को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि अगर इंसान समय रहते अपनी गलती सुधार ले तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और ही होती है। लेकिन एक बात मैंने जरूर सीखी है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।